Hello to all of you. Today we will going to discuss another very important topic of ancient India, that is known as life and achievements of Harshvardhan. As you know that Harshvardhan was the great king of ancient Indian history, not only in the Pushyabhid dynasty but also in all over ancient Indian rulers. He has a very prominent place, very important role in history. If you go through the sources of this dynasty, particularly related to Harshvardhan, we find that there are so many informations, so many historical sources and approaches related to Harshvardhan. As you find that in the primary sources that is dependent on the account of Banbhat and Hwensang, we find that Hwensang says that there was a particular place named श्रीकंठ. Hwensang कहता है कि श्रीकंठ नाम का एक जनपद था. आजकल nowadays this so called district of that time are basically that is depicted by Hwensang. We find that this district was expanded in the areas of Delhi and Haryana. आज के दिनों में यह जो महत्वपूर्ण श्रीकंठ जनपद था, यह दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्रों में विकसित था, विस्तारित था. इन्हीं क्षेत्रों में श्रीकंठ में थानेश्वर को केंद्र बना के थानेश्वर बिकेम द सेंट्रल पावर, द सेंटर प्लेस ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम. थानेश्वर को केंद्र बना के पुष्यभूत डायनेस्टी का उद्भव हुआ. थानेश्वर को ह्वेनसांग ने सत डिफालो कहा है. थानेश्वर को ह्वेनसांग ने सत डिफालो इज नोन एज थानेश्वर इन सियुकी ऑफ ह्वेनसांग. तो ह्वेनसांग की सियुकी में इसका नाम है सत डिफालो. तो बताता है कि यहाँ पे थानेश्वर को केंद्र बना के जिस राजवंश की स्थापना हुई वह पुष्यभूत डायनेस्टी था. और शासकों को उन्होंने कहा है फीसो मतलब वैश्य. तो उन्होंने पुष्यभूत डायनेस्टी को, हर्षवर्धन को उन्होंने फीसो कहा है, मतलब वैश्य. हर्षवर्धन का जन्म 591 में हुआ था. ठीक है, जो कि हर्षवर्धन ने शासन सत्ता जो स्थापित किया, जो उसका बिगनिंग ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द रेन है, वह आपका 606 से 647 तक बेसिकली माना जाता है. बट nowadays there is a very particular information we find related to the chronology of Harshvardhan, that is found from Nabha inscription of Punjab. नाभा इंस्क्रिप्शन में जो हर्षवर्धन की डेट दी गई है, इसमें हर्ष संवत 53 का प्रयोग हुआ है. हर्ष संवत 53 मीन्स हर्ष वाज स्टार्टेड अ न्यू संवत दैट इज नोन एज द हर्ष संवत. इट वाज स्टार्टेड इन 606 AD. It means 606 AD is just the first Harsh Samvat. If you add 53 in 606, we will find that the last date of Harshvardhan could be 659 AD. तो नाभा इंस्क्रिप्शन जो पंजाब से प्राप्त हुआ है, इस इंस्क्रिप्शन के आधार पर हर्षवर्धन की जो अंतिम तिथि है वह 659 तक जाती है, वहाँ तक प्रस्तावित है. हो सकता है भविष्य के शोध में, भविष्य के रिसर्चेज में, भविष्य में इसमें अमेंडमेंट हो सकता है, इसमें परिवर्धन हो सकता है, संशोधन हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि इसको माना भी जा सकता है. ओवरऑल आते हैं आगे, तो हम देखते हैं कि हर्षवर्धन जो मुख्यतः
प्रभाकर वर्धन और यशोमती के पुत्र थे। यशोमती आगे चल के जब उनके पिता काफ़ी बीमार हुए और जब प्रभाकर वर्धन की बहुत असाध्य बीमारी हो गई, तो यशोमती जो हैं ये सरस्वती नदी के किनारे सती हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पे, सरस्वती नदी के किनारे। कहा जाता है हर्षवर्धन की जन्म के पश्चात एक महत्वपूर्ण भविष्यवक्ता थे, ठीक है, जिन्होंने एक प्रॉफेसी किया, एक प्रेडिक्शन किया, उनका नाम था तारक। इन्होंने हर्षवर्धन के चक्रवर्ती राजा होने का इन्होंने प्रेडिक्शन किया था। हर्षवर्धन के संदर्भ में अगर आते हैं, सम टाइटल्स दैट हैज बीन टेकन गिवन टू हर्षवर्धन आर लाइक, हर्षवर्धन को नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे शीलभद्र, उन्होंने इनको शिलादित्य की उपाधि दिया था। जबकि इन्होंने 641 एडी में मगध राज की उपाधि धारण किया था। और अपनी दानशीलता के लिए हर्षवर्धन को भारतीय हातिम भी कहा जाता है। अपनी दानशीलता के लिए, अपने बेनिवोलेंस के लिए हर्षवर्धन को भारतीय हातिम भी कहते हैं। हर्षवर्धन को सोढल ने जिन्होंने एक किताब लिखा है अवंती सुंदरी कथा, उसमें उन्होंने हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ कहा है, मतलब समस्त उत्तर भारत का शासन, दैट इज नोन एज द किंग ऑफ इंटायर नॉर्थ रीजन और नॉर्थ इंडिया। ओके, और इसी में उन्होंने उनके साहित्य प्रियता के कारण, उनके कल्चरल अचीवमेंट्स के कारण, उनकी एक्टिविटी के कारण उन्हें वाणी का हर्ष ऑफ स्पीच भी कहा है, स्पीचेस, तो यहाँ पे वाणी का हर्ष कहा है। और जबकि जयदेव ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है जो हर्षवर्धन के इतिहास का महत्वपूर्ण साधन भी है, जिसका नाम है गीत गोविंद और प्रसन्न राघव। जयदेव ने हर्षवर्धन को हर्ष ऑफ पोएटिक जेनर कहा है, मतलब कविता कामनी का साक्षात हर्ष, ठीक है। तो एक प्रकार से यह कविता कामनी के हर्ष के रूप में इनका उल्लेख किया है जयदेव ने। अब आते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि हर्षवर्धन के इतिहास पे अगर जाएं, अगर प्रारंभिक इतिहास को देखें तो माना जाता है कि हर्षवर्धन की डायनेस्टी में जो प्रथम शासक हुए पुष्यभूत थी, ठीक है, पुष्यभूत हुए। पुष्यभूत के बाद जो अन्य इनके फोर फादर्स हुए, चाहे वो आपके नरवर्धन हो, चाहे आपके आदित्यवर्धन हो, राज्यवर्धन प्रथम हो, उसके बाद आपके फिर प्रभाकर वर्धन हो, और प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन द्वितीय, और राज्यवर्धन द्वितीय के बाद अगले शासक हुए हर्षवर्धन। तो जो एक सीरीज है, ये जो आपका समकालीन ग्रंथों में प्राप्त होता है, इससे हमको पता चलता है कि हर्षवर्धन की राज्यारोहण से पहले कि अगर थोड़े से हम क्रम पे जाएं तो हम पाते हैं कि हर्षवर्धन ने अपने भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या के पश्चात शासन सत्ता स्थापित किया था, शासन सत्ता तो किया था। ही वाज कोरोनेटेड एज अ किंग आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ओन ब्रदर नेम्ड राज्यवर्धन सेकेंड। तो वहाँ से हमको महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है। अब आते हैं, अगर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें हर्षवर्धन के, तो हम पाते हैं जो हर्षवर्धन के सोर्स का सबसे प्रमुख आपका टेक्स्ट है वह है दैट इज रिटन बाय बाणभट्ट, दैट इज नोन एज द हर्षचरित। हर्षचरित इज द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट इज रिटन ऑन द कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी किंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यह भारतीय इतिहास का पहला ग्रंथ है जो किसी शासक के चरित्र पे लिखा गया है। और इसके अलावा बाणभट्ट ने कादम्बरी लिखा, बाणभट्ट ने पार्वती पैड़ा लिखा, बाणभट्ट ने चंडी शतक लिखा, और बाणभट्ट ने मुकुट ताड़ितक नामक ग्रंथ भी लिखा है। बाणभट्ट जो हैं इनके कई ग्रंथ हैं, जिसमें से हर्षचरित सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस इज द प्राइम सुप्रीम वन ऑफ द वेरी इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ हर्षवर्धन। यह ग्रंथ जो है मूलतः बाणभट्ट ने अपने भाई श्यामल के कहने पे लिखा। यह ग्रंथ उन्होंने अपने भाई श्यामल के कहने पे लिखा, और श्यामल ने हर्षचरित को सेकेंड महाभारत कहा है, ठीक है। सेकेंड महाभारत इज टोल्ड टू हर्षचरित बाई श्यामल। तो श्यामल ने हर्षचरित को द्वितीय महाभारत कहा है, जबकि बाणभट्ट ने स्वयं हर्षचरित को आख्यायिका कहा है, जस्ट लाइक द नरेशन। तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा आख्यायिका। ओके,
हर्षचरित जो है मूलतः 8 भागों में विभाजित है, दैट इज नोन एज द 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स आर नोन एज उच्छ्वास। तो ये क्या है, ये उच्छ्वास है, उच्छ्वासों में विभाजित है। तो ये उच्छ्वास मतलब पार्ट, तो ये उच्छ्वास क्या है, हर्षचरित की जो 8 भाग हैं वे 8 उच्छ्वास कहलाते हैं। जैसे कि आपका रास तरंगड़ी 8 भागों में है, जिसमें इसे कहते हैं तरंग 1, तरंग 2, तरंग 3 ऐसे, ठीक है। अब ये उच्छ्वासों में प्रथम 3 उच्छ्वासों में प्रथम 3 पार्ट्स जो हैं, ठीक है, उसमें आपका बाणभट्ट का इतिहास है। इन द फर्स्ट थ्री पार्ट्स, 3 उच्छ्वास ऑफ द बाणभट्ट वी फाइंड द हिस्ट्री ऑफ बाणभट्ट एंड हिज फैमिली। इससे पता चलता है कि बाणभट्ट जो हैं यह मुख्यतः वात्सायन गोत्र के ब्राह्मण थे, और ये मुख्यतः प्रीतकूट गांव कहाँ पे है, वर्तमान में यह बिहार का जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद एक बिहार में है, दूसरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो बिहार के औरंगाबाद में स्थित प्रीतकूट गांव के थे, प्रीतकूट गांव के। ओके, इस ग्रंथ में जो 8 भाग है, प्रथम 3 भाग में बाणभट्ट का इतिहास है, और अंतिम 5 भाग में इसमें पुष्यभूत वंश का मतलब वर्धन डायनेस्टी का, हर्षवर्धन और उनके फोरफादर्स का इसमें इतिहास दिया गया है। यह ग्रंथ जो है काफ़ी कुछ इतिहासकार जो थे इस ग्रंथ को अपूर्ण ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो दिस टेक्स्ट इज नॉट following the historical parameter. It is not basically written on the scientific approach of history. तो जो इतिहास की वैज्ञानिक विधा होती है, जो ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ हिस्ट्री होता है, जो आपका एक ऐतिहासिक पैरामीटर होता है, उस पर पूरी तरह से नहीं खरा उतरता है। क्योंकि इस ग्रंथ का एक लंबा हिस्सा, लगभग 70% हिस्सा जो है, यह ज़्यादातर हर्षकालीन प्राकृतिक वर्णन, प्राकृतिक चित्रण, उनके दरबारी जीवन, दरबारी शान शौकत, सामंतों के आदि के बारे में ही लिखने में चला गया है। इसमें ऐतिहासिक जानकारियां जो होती हैं बहुत कम प्राप्त होती हैं, बहुत कम ही मतलब पेज में मिल जाता है, और ज़्यादातर तो बढ़ा चढ़ा के केवल क्या किया गया है, चारण भाट परंपरा के अनुरूप जो दरबारी एक लेखन शैली होती है वो हमको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो चूँकि हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को आश्रय दिया था, उनके अंडर में थे, ही वॉज जस्ट द पैट्रन ऑफ बाणभट्ट, इसलिए हमको यहाँ पे दरबारी लेखन की पद्धति, दरबारी लेखन का उदाहरण मिलता है। हर्षवर्धन को ज़्यादातर एक्सटोल किया गया है, बहुत ज़्यादा इसमें हर्षवर्धन को प्रशस्त के रूप में हर्षवर्धन को महिमा मंडित किया गया है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। तो कहीं कहीं ऐतिहासिक तथ्यों पर भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हर्ष महान थे, लेकिन 2 लोगों ने मिलकर उसे महानतर कर दिया, ठीक है। तो हर्ष वॉज ग्रेट बट 2 people मेड हिम ग्रेटर, वन वॉज बाणभट्ट एंड सेकेंड वॉज वेनसांग। तो हर्ष महान थे, लेकिन 2 लोगों ने मिलकर उसे महानतर बना दिया, ये कहा जाता है। अब आते थोड़ा सा, अब हमने देखा, तो ठीक है, तो यह ग्रंथ जो है मूलतः इसका जो 8वां भाग है, 8वां उच्छ्वास है, यह विंध्याचल के पर्वतों के बैकग्राउंड में है। वहाँ के कथानकों का वर्णन करता है, और जैसे ही इनकी बहन राजश्री की प्राप्ति हो जाती है, वैसे ही यह ग्रंथ अचानक समाप्त हो जाता है। इस ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे तथ्यों के बारे में हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, जो कि हर्ष के इतिहास के लिए जरूरी थी। जैसे शशांक का क्या हुआ, शशांक की मृत्यु कैसे हुई, शशांक को क्या पूरी तरह हर्षवर्धन पराजित कर पाए कि नहीं, हर्ष पुलकेशी युद्ध के बारे में क्या हुआ। तो बहुत सारे ऐसे कथानक हैं जिन पे यह ग्रंथ लगभग मौन रह गया, नहीं बताया। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं इसे अपूर्ण ग्रंथ भी मानते हैं। ओवरऑल आते हैं, फिर भी हर्षचरित हर्ष के इतिहास और संस्कृति सभ्यता को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। हर्षचरित में 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख है, ठीक है, 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख है। महासामंत, सामंत, आप्त सामंत। आप्त मतलब महासामंत मतलब बड़े सामंत, सामंत मतलब उससे छोटे सामंत, आप्त सामंत मतलब स्वेच्छा से बने सामंत। उसके बाद प्रधान सामंत मतलब राजा के विशेष कृपा पात्र सामंत। इसके बाद आते हैं आपके प्रति सामंत। प्रति का मतलब होता है विरोधी दृष्टिकोण रखने वाले सामंत या विरोधी प्रवृत्ति वाले सामंत। एंड लास्ट शत्रु महासामंत मतलब जो विजित हो गए हैं, द रूलर्स who were basically defeated by हर्षवर्धन, and they started their rule or reign under the subordination of Harshvardhan. They are known as the subordinate feudatories, या इसे कहते हैं शत्रु महासामंत के रूप में हम इसे कर सकते हैं। और आगे हैं
तो हम देखते हैं कि हर्षचरित विशेष रूप से कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। हर्षचरित में हमको रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें रामगुप्त की हत्या का भी उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में हमको मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की भी हत्या का उल्लेख मिलता है। तो हर्षचरित कई दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। और अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो दैट इज कादम्बरी रिटन बाई बाणभट्ट। यह कादम्बरी का मूल अर्थ होता है मदिरा। कादम्बरी का मूल अर्थ होता है मदिरा। कादम्बरी लिकर और मदिरा इंटॉक्सिकेशन। यह ग्रंथ है, यह ग्रंथ मुख्यतः दो भागों में है, जिसमें एक भाग आपका है पूर्व भाग और दूसरा है उत्तर भाग, जिसमें से पहला भाग बाणभट्ट ने पूरा किया है, जबकि सेकंड भाग जो इसका है वह बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया है। याद रखिएगा, तो इसमें इसे अंतिम रूप से पूरा किया है भूषण भट्ट ने। ठीक, इसके बाद पार्वती पर्याय है, चाहे आपके चंडी शतक है, जो भी है ग्रंथ है बाणभट्ट के, वे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगले जो महत्वपूर्ण इतिहास स्रोत हैं वह आपको कौन कौन है? वे एक तो है गीतांजलि, एक तो है गीत गोविंद और प्रसन्न राघव, बोथ हैव बीन रिटन बाय जयदेव। यह जो ग्रंथ है जयदेव का, इन दोनों ग्रंथों से हर्षकालीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, हमने भी चर्चा भी किया था। अगला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है आर्य मंजूषी मूलकल्प। यह ग्रंथ अपने मूल रूप में तो नहीं प्राप्त होता, लेकिन इस ग्रंथ को आगे चल के 1925 में गणपत शास्त्री इज अ फेमस हिस्टोरियन हु composed the plots and narrations of this text and he published it in 1925। उन्होंने इसको कंपोज किया और उन्होंने 1925 में इसको प्रकाशित कराया। इस ग्रंथ में ह नामक एक राजा की उपलब्धियों की चर्चा होती है, जिसे लोग कहते हैं यह हर्षवर्धन का इतिहास है। तो इससे भी हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक हो गया आपका आर्य मंजूषी मूलकल्प। इसके अलावा आते हैं, एक ग्रंथ लिखा है सोढ़ल ने अवंत सुंदरी कथा नामक ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में उन्होंने हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ कहा है। सकल मतलब संपूर्ण उत्तर का शासक, द रूलर ऑफ द इंटायर नॉर्थ रीजन, यानी सकलोत्तर पथनाथ कहा गया है यहाँ पे। जबकि एहोल अभिलेख में इसे हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथेश्वर कहा गया है। आगे आते हैं, इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक हर्षवर्धन ने खुद 2-3 ग्रंथों का प्रेरण किया, जिसमें एक है आपका प्रियदर्शिका, दूसरा है आपका रत्नावली एंड थर्ड इज नोन एज द नागानंद। और उसके बाद हर्षवर्धन ने 2 अन्य संस्कृत बौद्ध कविता लिखी थी, जिसका एक का नाम है सुप्रभात स्तोत्र एंड सेकेंड इज नोन एज द अष्टमहाश्री चैत्य स्तोत्र और इसका आपका दूसरा है सुप्रभात स्तोत्र। इनमें से 3 जो महत्वपूर्ण हैं आपका, इसमें से प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगर इसमें देखें तो प्रियदर्शिका में वत्सराज उदयन और वासुदत्ता की कहानी है। रत्नावली में वत्सराज उदयन और वासुदत्ता की एक परिचारिका है, मेड है, सर्वेंट है, नौकरानी थी, उसका नाम था सागरिका, उसकी कहानी मिलती है। और नागानंद इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म, यह बौद्धिस्ट टेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के कथानक इसमें लिए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा अधिक 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों की एक खासियत है, इन ग्रंथों में जो एक नाटक चलता है, एक ड्रामा चलता है, एक जो नरेशन आता है, उस नरेशन के बीच में दूसरे नरेशन शुरू हो जाते हैं। तो यह जो एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, जैसे आप देखते होंगे फ्लैश बैंक में भी फ्लैश बैंक जाना, ठीक है, जैसे आजकल मूवीज में देखते हैं, तो इसको कहते हैं नाटक के अंदर नाटक, इसको हम बोलते हैं गर्भ नाटक, इसको बोलते हैं हम गर्भ नाटक। तो यह जो ग्रंथ है, ये क्वेश्चन भी UGC पूछा गया है, गर्भ नाटक। ठीक है, तो यह जो तीनों ग्रंथ हैं हर्षवर्धन के, तो हर्षवर्धन को गर्भ नाटक, ठीक है, ड्रामा विदिन ड्रामास, तो जो यह पद्धति है लेखन की, जिसे कहते हैं गर्भ नाटक, ठीक है, पद्धति, जिसकी शुरुआत भी हर्षवर्धन ने किया है। तो इससे हमको एक यह जानकारी मिलती है। ठीक है, एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, दैट इज वेरी नोटेबल, दैट देयर इज अ वेरी फेमस लिटरेरी पर्सन हु इज रिलेटेड टू कश्मीर, हु इज नोन एज संपत। संपत ने ग्रंथ लिखा दैट इज नोन एज काव्य प्रकाश। संपत के काव्य प्रकाश में एक कथानक मिलता है, वो कहता है कि
इन तीनों ग्रंथों का जो मूल लेखक है वो हर्षवर्धन नहीं है, बल्कि इन द काव्य प्रकाश ऑफ संपत वी फाइंड दैट दीज टेक्सेस वर बेसिकली कंपोज्ड बाय धावक। इसमें लिखा गया है कि ये तीनों जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, इनका मूल लेखक जो था वह धावक नामक व्यक्ति था, ठीक है, जिससे बाद में चल के हर्षवर्धन ने कॉपीराइट ले लिया और अपने नाम से उसे प्रकाशित करा दिया, ठीक है। इसमें ट्रूथ कितना है क्या है, बट दिस इज द एंड द क्वेश्चन। तो एक महत्वपूर्ण भी डाटा आपके लिए हो सकता है। आगे आते हैं। इसके पश्चात इफ यू गो थ्रू द इंस्क्रिप्शन सोर्सेस related to Harshvardhan, there are many inscriptions like Banskheda inscription, Madhuban inscription and Nabha inscription, and Nalanda and Sonipat numismatics edicts। इसमें हम क्या पाते हैं, देखिए जो बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन है, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन इज डिस्कवर्ड फ्रॉम शाहजहांपुर ऑफ उत्तर प्रदेश। यह इंस्क्रिप्शन जो है, इस इंस्क्रिप्शन में, बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन में जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से प्राप्त होता है, द डेट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज 22 AD टू 22 हर्ष संवत, ठीक है। 22 हर्ष संवत मीन्स 606 प्लस 22 इक्वल टू 628 AD। इसका मतलब है कि जो 22 हर्ष संवत दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि 606 प्लस 22 बराबर 628 AD का है। इसे लिखा है ईश्वर नामक व्यक्ति ने, ठीक है, इसे ईश्वर नामक व्यक्ति ने लिखा है। इसमें हर्षवर्धन के दान का उल्लेख मिलता है। दूसरा इंस्क्रिप्शन है दैट इज also related to Harshvardhan. It is discovered basically from Azamgarh, but nowadays this inscription is situated in मऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो वर्तमान में मऊ में है, पहले आजमगढ़ में था। इसका जो डेट है यह है आपके 25, इसका डेट है आपका 25 हर्ष संवत। 25 हर्ष संवत का मतलब हो गया 25 प्लस 606 बराबर 631। तो इसका मतलब होगा ये कितने का है, 631 का है। इसे लिखा है गज्जर ने, इसे लिखा है, ठीक है, गज्जर वाज द पर्सन हु कंपोज्ड इट और हु रोट दिस इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे इसे गज्जर ने लिखा, इसे ईश्वर ने लिखा। तीसरा है नाभा इंस्क्रिप्शन। आई अर्लियर टोल्ड अबाउट दिस इंस्क्रिप्शन। इट इज डेटेड 53 हर्ष संवत। इट मीन्स 53 प्लस 606 इक्वल टू 659, ठीक है। अगर नाभा इंस्क्रिप्शन के साक्ष्यों पर विश्वास किया जाए, अगर इसकी हिस्टोरिसिटी सही है, तो हर्षवर्धन ने कम से कम 606 से लेकर 659 तक शासन किया। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो ये तीनों इंस्क्रिप्शन है, दोनों बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन हैं तीनों, इनमें 2 इंस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन के दान का उल्लेख मिलता है, ठीक है, हर्षवर्धन के ग्रांट्स का उल्लेख मिलता है। हर्षवर्धन ने जो लैंड ग्रांट्स किया था, उनके जो भूमि दान किया था, उसका उल्लेख है। और एक और महत्वपूर्ण है, अशोक हर्षवर्धन के अभिलेखों में जो अक्षरों की बनावट की पद्धति है, जो लेखन शैली है, ठीक है, उसमें क्या है, उस लेखन शैली में हम कहते हैं कि इसको आर्टिस्टिक वे में लिखा गया है, जैसे, ठीक है। तो जो आर्टिस्टिक फॉर्म में लेखन की पद्धति होती है, उसे हम कहते हैं कुटिल मातृका लिपि। तो यह है हर्षवर्धन के अभिलेखों में कुटिल मातृका या सिद्ध मातृका, कुटिल मातृका या सिद्ध मातृका लिपि का प्रयोग हुआ है। तो कुटिल मातृका और सिद्ध मातृका क्या होता है? दिस इज द फॉर्म ऑफ द राइटिंग इन विच वी यूज द आर्टिस्टिक टर्म्स, आर्टिस्टिक वर्ड्स, जिसमें हम लोग आर्टिस्टिक वर्ड्स का यूज करते हैं, अक्षरों को आर्टिस्टिक वे ऑफ फॉर्म में लिखते हैं, वो कहलाता है आपका कुटिल मातृका, सिद्ध मातृका। तो अशोक की, तो हर्षवर्धन के अभिलेखों में हम कुटिल मातृका, सिद्ध मातृका लिपि का प्रयोग पाते हैं। ओके, आगे आते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन के नालंदा और सोनीपत आपके वर्तमान हरियाणा में है, और आपका नालंदा जानते हैं बिहार में है। तो नालंदा और सोनीपत में जो मुद्रा भांड मिले, मुद्राओं पे कुछ लिखा गया है, जैसे इनकी उपाधि मिलती है उमा माहेश्वर, ये सब हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। एक अन्य इंस्क्रिप्शन है दैट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू हर्षवर्धन, इट was related to the contemporary ruler of Harshvardhan named as पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। जो चालुक्य डायनेस्टी की पुलकेशिन द्वितीय हैं, उनका एक इंस्क्रिप्शन है, एडिक्ट है, ए होल इंस्क्रिप्शन दैट वाज रिटन बाय रवि कीर्ति। इट इज रिटन इन द
in the Sanskrit language, and the script that is used in this inscription is known as the Southern Brahmi. यह सदर्न ब्राह्मी, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है और जिसकी भाषा आपकी संस्कृत है। इसको रविकृत ने लिखा है और रविकृत ने इस एहोल प्रशस्ति को प्रशस्ति ग्रंथ कहा है। प्रशस्ति ग्रंथ का, प्रशस्ति का मतलब होता है जब किसी विषय अपने राष्ट्रदाता की उपलब्धियों की चर्चा की जाए, अपने आश्रयदाता को महिमा मंडित किया जाए, उसके व्यक्तिगत उपलब्धियों से जुड़ा जो हमारे पास दस्तावेज होता है उसे कहते हैं प्रशस्ति। जैसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन आप समुद्रगुप्त, दैट इज आल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति, हरहा प्रशस्ति आपके मौखरियों का, ऐसे ही। ठीक, तो एहोल प्रशस्ति की एक खासियत है कि जो एहोल इंस्क्रिप्शन है, इस इंस्क्रिप्शन में भारतीय इतिहास में पहली बार कालिदास का नाम मिलता है। इसमें लेखक रवि कीर्ति कहता है कि मैंने यह ग्रंथ लिखकर अपना नाम उसी तरह अमर कर लिया है जिस तरह से कालिदास और भारवी का नाम है। तो इसमें इसने अपनी तुलना कालिदास और भारवी से किया है और इसी से पता चलता है कि कालिदास के कथानक यहाँ पे उल्लिखित हैं। तो कालिदास का वर्णन क्या है। साथ ही साथ यह भारतीय इतिहास का पहला इंस्क्रिप्शन है जिसमें महाभारत युद्ध की तिथि दी गई है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन विच वी फाइंड द डेट ऑफ the war of Mahabharata, and it is depicted in this inscription that this war took place in 3101 BC। इससे पता चलता है कि जो वार ऑफ महाभारत था यह आपका 3101 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यह एडिक्ट आपको बताता है। ठीक, जबकि याद रखिएगा 1,00,000 श्लोक वाले महाभारत का पहली बार उल्लेख गुप्त काल का एक अभिलेख है कराई कुलय, उसी अभिलेख मिलता है कराई कुलय। ठीक, याद रखिएगा। अब फिर आते हैं। तो हमने कहा ठीक है, इसमें एहोल इंस्क्रिप्शन से, एडिक्ट से हमको जो मूल जानकारी मिलती है वो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच के युद्ध का, इससे हमको जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में 3 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया है। वह है आपका मंत्र शक्ति, उत्साह शक्ति और प्रभ शक्ति। उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति और प्रभ शक्ति, ये 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं। इनका उल्लेख किया गया, कहा गया कि वही राजा प्रशंसनीय है, योग्य है, सर्वज्ञ है। ठीक है, जिनमें ये 3 महत्वपूर्ण गुण प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों गुण किसमें है, इसमें कहा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय में प्राप्त होते हैं। अगले आते हैं। अगर हम फॉरेन सोर्सेज पे जाएं, जब फॉरेन अकाउंट्स को देखें तो इसमें सबसे प्रमुख हैं आपके वेनसांग who wrote a very famous text that is known as सीयूकी का मतलब होता है आपका द रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स, मतलब होता है पश्चिमी संसार के लेख। सीयूकी वेनसांग ने लिखा है। वेनसांग 629 में भारत आता है और 645 तक रहता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि वेनसांग सिल्क रूट का, मतलब मध्य एशिया से, चाइना से मध्य एशिया की तरफ आता है। वो जो सिल्क रूट होता है जो चाइना के सेरी से चलता है और आगे चल के वह आपके पश्चिम एशिया तक उसका विस्तार होता है, जो मुख्यतः बैक्टीरिया के क्षेत्रों से होकर आगे गुजरता है। और भारत में जो उत्तरा पथ मार्ग था, यह मार्ग तक्षशिला से होता हुआ जाके आगे बैक्टीरिया तक पहुंचता था। तो जो ये सिल्क रूट से भारत आता है, लेकिन जाते समय यह जलमार्ग से जाता है, वाटरवे का प्रयोग करता है। ठीक है, तो वाटरवे के माध्यम से आता है। एक अन्य क्वेश्चन, वेनसांग को, ठीक है, वेनसांग जो है, वेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, इसका मतलब होता है यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, वेनसांग इज आल्सो नोन एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, यह यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। जबकि फाहियान को हम किंग ऑफ पिलग्रिम्स कहते हैं, यात्रियों का राजा। ठीक है, तो ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य है। फाहियान का जो वेनसांग है, इनका अन्य महत्वपूर्ण कई टाइटल्स है, जैसे इसे हीनयान देव, महायान देव, महामोच देव और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं, ठीक, ये किसके, ये सब कहते हैं आपका वेनसांग को। याद रखिएगा, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन जो आपका मध्य प्रदेश में है, रूपनाथ अभिलेख में
रूपनाथ अभिलेख में अशोक को शाक्य कहा गया है। फिर समझिएगा, रूपनाथ इंस्क्रिप्शन दैट इज फाउंड फ्रॉम मध्य प्रदेश इन विच अशोक इज रेफर्ड एज शाक्य, while in the Maski inscription that is discovered from that is found from Karnataka, अशोक इज रेफर्ड एज बुद्ध शाक्य। अशोक को शाक्य भी कहा गया है, बुद्ध शाक्य भी कहा गया है, ठीक। जबकि रुमिनदे इंस्क्रिप्शन जो आपका नेपाल की तराई में स्थित है, रुमिनदे इंस्क्रिप्शन जो अशोक का एकमात्र आर्थिक प्रकृति का अभिलेख है और अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है, इस अभिलेख में महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। अब समझिएगा, महात्मा बुद्ध शाक्य मुनि है, वेनसांग वर्तमान शाक्य मुनि है, अशोक को शाक्य और बुद्ध शाक्य दोनों अलग अलग अभिलेखों में कहा गया है। यहाँ पे जो शाक्य मुनि है रुमिनदेही में कहा गया है हिद बुद्धे जाते शाक्य मुनि च, ठीक है। यहाँ पे बुद्ध, ठीक है, यहाँ पे भगवान बुद्ध शाक्य मुनि का जन्म हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे हमको शाक्य मुनि शब्द का उल्लेख वहाँ मिल रहा है। और आते हैं, हमने कहा वेनसांग जो है, वेनसांग का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसमें भारत को इंटू के नाम से, चंद्रमा का देश इंटू के नाम से संबोधित किया गया है। यह ग्रंथ बाद में आगे चल के इस ग्रंथ को अंग्रेजी में अनुवाद किया सैमुअल बिल ने। इस ग्रंथ को, ठीक है, सियुकी को अंग्रेजी में अनुवाद किया आपका सैमुअल बिल ने, और सैमुअल बिल ने इसे किस नाम से अनुवादित किया? सैमुअल बिल ने हर्षवर्धन की सियुकी वेनसांग की सियुकी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया, वो किया आपका बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। ये आपका है बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय सैमुअल बिल, SAMUEL बाय सैमुअल बिल, ठीक। तो यह जो है आपका ग्रंथ है, यह वेनसांग के ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। और याद रखिएगा, अंग्रेजी वेनसांग ग्रंथ इस नाम से अंग्रेजी अनुवादित हुआ है। अभी आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं। अगला देखिए, तो हमने कहा वेनसांग से क्या मिलता है? वेनसांग से हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी मिलती है, तत्कालीन समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत के बारे में जानकारी मिलती है, हर्ष पुलकेशी युद्ध के बारे में हमको इनसे जानकारी मिलती है। और इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्रों के बारे में भी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कांची पल्लव वंश आदि के बारे में भी हमको वेनसांग से जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन के समय के कन्नौज महासभा और प्रयाग की महामोक्ष परिषद के बारे में भी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक जानकारी जो होती है वो हमको वेनसांग से मिलती है। आगे चल के वेनसांग की जीवनी लिखा वीली ने। वीली रोट द लाइफ ऑफ वेनसांग, ठीक है। इन्होंने लाइफ ऑफ वेनसांग लिखा। आपका वीली का जो आपका लाइफ ऑफ वेनसांग है, यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और इसके बाद है ली ई प्याओ आपके जो चाइनीज़ राजदूत थे जो 643 में हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। यह बेसिकली चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का प्रमाण था। जो चाइना के किंग थे, जिनसे ताइसुंग के दरबार से आए थे, ताइसुंग के दरबार से आए थे ली ई प्याओ। इनसे भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक अन्य चाइनीज़ हैं जिनका नाम है फैगची, इनको करके लिखते हैं फैंगची या फैगची। जो फैगची हैं ये भी महत्वपूर्ण इतिहासकार है। फैंगची से क्या मिलता है? फैंगची से हमको हर्षवर्धन और उनकी बहन राजश्री दोनों के संयुक्त शासन का उल्लेख मिलता है, जो कि दोनों ने कन्नौज में किया था। तो इनके दोनों के कन्नौज में शासन करने का हमारे पास जो व्यवस्थित उल्लेख है वह हमको फैक्ची से मिलता है। इससे पता चलता है कि दोनों ने संयुक्त शासन किया था। इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसके अलावा आते हैं, इसके अलावा जो अगले महत्वपूर्ण हैं आपके, एक हैं मातवालिन जिन्होंने 643 में भारत की यात्रा किया। इनसे हर्षवर्धन के जो ईस्टर्न इंडियन कैंपेन्स है उनके बारे में जानकारी मिलती है, पूर्वी भारत अभियान और हर्षवर्धन के समय की जो बहुत सारी समस्याएं थी, जो ट्रबल्स थे, जो विविधताएं थी,
जो विपरीत परिस्थितियाँ थी उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है महात्मा गांधी से। और इसके अलावा जो जो अन्य सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, एक है इत्सिंग। इत्सिंग वस्तुतः बेसिकली हर्षवर्धन के कंटेम्प्रेरी तो नहीं थे, क्योंकि इत्सिंग का जो समय है वो 671 से 705 तक मानते हैं, कहीं कहीं 671 से आपके 695 तक ही मानते हैं। तो ओवरऑल इत्सिंग जो हैं, इन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा इत्सिंग ने। इनके ग्रंथ का नाम था, हिंदी में तो है भारत एवं मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म। भारत एवं मलय द्वीप पुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म, जिसे कहा जाता है, इसे इत्सिंग का जो ग्रंथ है इसे कहा जाता है आपका अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द मलय आर्कीपेलेगो। ठीक है, आर्कीपेलेगो का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड द मलय आर्कीपेलेगो। तो यह आपका है, इत्सिंग ने लिखा है। इसकी लेटर ऑन दिस टेक्स्ट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय तुकुसु। तो तुकुसु ने इस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किया। आगे चल के तो इनका जो तुकुसु ने इसको अंग्रेजी अनुवाद किया, इनसे भी हमको इससे भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। तो एक तो आपके इत्सिंग महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, तो हमारे पास याद रखिएगा, एक इत्सिंग का ग्रंथ है, तो एक आपका हो गया वेनसांग का, एक फाहियान का। देखिए, फाहियान के जो अंग्रेजी अनुवादक हैं वो हैं जेम्स लेग्गे। उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया था फाहियान के ग्रंथ का, जिसका नाम था अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम्स। अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्टिक किंगडम्स उनका नाम था। जबकि दूसरा जो अन्य आपका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है, तो उसका आपका है वेनसांग का। वेनसांग के ग्रंथ को अनुवाद किया गया सैमुअल बिल के द्वारा, बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, और इत्सिंग का जो ग्रंथ है इसको चल के आगे अंग्रेजी अनुवाद किया तुकुसु ने। ठीक है, तुकुसु ने इस ग्रंथ का अनुवाद किया, यह है अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन के नाम से। ठीक है, तो तीनों के महत्वपूर्ण इतिहासकार हुए, याद रखिएगा। एक को जेम्स लेग्गे ने अनुवादित किया, दूसरे को सैमुअल बिल ने अनुवादित किया, तीसरे को तुकुसु ने अंग्रेजी अनुवाद किया। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण स्रोत। अच्छा, एक और है वेनसांग से एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य याद आया कि वेनसांग जो थे, इन्होंने सियुकी के अलावा एक और ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था चेंग विसु लुन। ये क्या है? चेंग विसु लुन जो है, यह ग्रंथ क्या है? यह वसुबंध का एक ग्रंथ था, उसका नाम था तिमसिका विज्ञप्ति मात्रता। उस पर उन्होंने 10 टीकाएं लिखी थी और इसी के आधार पे ग्रंथ लिखा चेंग विसी लुन। ठीक है, इसका मतलब होता है डिस्कोर्स ऑन द परफेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली। डिस्कोर्स ऑन द परफेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस ओनली। वेनसांग से एक महत्वपूर्ण और जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। वेनसांग सिल्क रूट से आते हैं, लेकिन जाते हैं आपके वाटरवे से, और उसके बाद इत्सिंग पहले यात्री हैं जो जल मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से जाते हैं। ये किस मार्ग से आते हैं? ये आते हैं आपके सुमात्रा की तरफ से। सुमात्रा मतलब आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से। ठीक है, वहाँ से मतलब आपका जो आप कह सकते हैं जो दक्षिणी चाइना है, दक्षिणी चीन सागर है, उन क्षेत्रों से आते हुए सुमात्रा, ठीक है, सुमात्रा के क्षेत्रों से होते हुए तब भारत में ये प्रवेश करते हैं। ठीक, तो इत्सिंग जल मार्ग से आते हैं, जल मार्ग से जाते हैं, और वेनसांग स्थल मार्ग से आते हैं, जल मार्ग से जाते हैं। किस मार्ग से? सिल्क रूट से। जबकि फाहियान पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। ठीक है, मतलब स्थल मार्ग से आते हैं, स्थल मार्ग से जाते हैं। ठीक, तो ये आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इनके संदर्भ में आ सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा फिर इसके। अब देखिए, तो ये तो हमने सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात किया, ऐसे सोर्सेस दैट कुड बी यूज्ड एज द मीन्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट ऑफ हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं, हर्षवर्धन के इतिहास की पुनर्रचना के ये महत्वपूर्ण स्रोत हो सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग, अब इनसे जो महत्वपूर्ण जानकारी मिली, जो हमें हर्ष का इतिहास मिला, उन इतिहास से हमको क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिली, इन सब पे आते हैं।
अगर सम्मिलित चीज़ों को देखें, सम्मिलित सोर्सेस का हम अध्ययन करके देखते हैं, पाते हैं कि जब हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन अंतिम समय में अत्यधिक बीमार हुए तो उनके बीमारी की सूचना हर्षवर्धन को किसने दिया? क्वेश्चन आता है। यह सूचना दिया था कुरंगक ने। यह सूचना दिया आपका कुरंगक ने प्रभाकर वर्धन की बीमारी का। उसके बाद क्या हुआ? प्रभाकर वर्धन की बीमारी की सूचना पाके और उनकी माता जो थी यशोमती, वह सरस्वती नदी के किनारे सती हो गई। उसके पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद जब उनके भाई गद्दी पे बैठे तो कुछ समय बाद क्या हुआ? मालवा के शासक देवगुप्त ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या करा दिया। हर्षचरित में मालवा के शासक देवगुप्त को कहीं भी उनका नाम नहीं है, हमेशा कहा गया है कि मालवा का दुष्ट शासक कहा गया है, मालवा का दुष्ट शासक के नाम से संबोधित किया गया है। ठीक, तो जब उन्होंने राजवर्धन की हत्या करा दिया तो इसकी सूचना हर्ष को किसने दिया? कुंतल ने। याद रखिएगा, कुंतल ने। कुरंगक ने पिता के बीमारी की सूचना दिया, कुंतल ने दिया राजवर्धन की हत्या की। इसके बाद कहा था कि कुछ ही समय बाद पता चला कि जो इनके बहनोई थे, जो ठीक है, जो इनके आपके ब्रदर इन लॉ थे, ग्रहवर्मा जिसका विवाह हुआ था इनकी बहन राजसी से, उनकी भी हत्या इन्हीं शशांक और देवगुप्त के षड्यंत्र से हो गई, शशांक के षड्यंत्र से। तो इसकी सूचना किसने दिया? इसकी सूचना हर्षवर्धन को दिया संवादक ने। 3, ठीक है। तो इसने संवादक ने बताया कि ग्रहवर्मा की हत्या हो गई और आपकी जो बहन है उनको कैद कर लिया गया है। तो इसकी सूचना राजश्री के कैद की सूचना कौन दे रहा है? राजश्री के कैद की सूचना दे रहे हैं आपको संवादक। उसकी कुछ समय पश्चात हर्षवर्धन को सूचना मिली कि राजश्री जो है वह कैद खाने से भाग के विंध्याचल की जंगलों को चली गई। किसने सूचना दिया? भंड ने। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, ये 4 महत्वपूर्ण सूचना देने वाले हैं। और एक है आपके संवादक, जो कि इसे लिख दिया नोट साथ में ताकि याद हो, यह असम के शासक भास्कर वर्मन के दूत थे, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने के लिए आपको भास्कर वर्मन ने भेजा था ओवरऑल। तो हमने कहा जैसे ये सूचना मिली कि बहन के भागने की सूचना और उसके बाद भाई की हत्या, उसके बाद बहनोई की हत्या, हर्षवर्धन बड़े विचलित हुए। लेकिन किंतु हर्षवर्धन ने अपने सेनापति सिंहनाद के सम्मुख सामने उन्होंने पृथ्वी को गौड़ों से रहित, मतलब शशांक जो बंगाल नरेश थे उनको गौड़ों से रहित करने की बात किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रतिज्ञा किया और उसके बाद वो गद्दी पे बैठे। ठीक, गद्दी बैठे। जब गद्दी पे बैठे उसके बाद उन्होंने क्या किया? अपने भाई राज्यवर्धन के बचपन के मित्र जो थे दिवाकर मित्र कौन थे? ये बौद्धिस्ट मांक थे। उनकी सहायता से, ठीक है, उनकी सहायता से विंध्याचल के जंगलों में जाकर अपनी बहन की खोज किया। और खोज करने के पश्चात यहीं पे बाणभट्ट ने जो हर्षचरित लिखा उसका कथानक अब्रप्टली यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद उन्होंने कन्नौज की गद्दी पे संयुक्त शासन किया, जिसकी सूचना मिलती है फैंगची से। और कुछ इतिहासकारी कहते हैं कि हर्षवर्धन गद्दी पे नहीं बैठना चाहते थे, अवलोकितेश्वर के बौद्धिस्ट मांग को भी थे, अवलोकितेश्वर के सलाह पे वो गद्दी पे बैठे। लेकिन यह कथानक जो है थानेश्वर के लिए लोग कहते हैं, लेकिन गलत है। हर्षवर्धन वास्तव में कन्नौज की गद्दी जो उनकी बहन की का राज्य था उसको नहीं हस्तगत करना चाहते थे, उस पर नहीं बैठना चाहते थे, इसीलिए वे संकोच कर रहे थे। बाद में जब अवलोकितेश्वर ने उनको समझाया तब जाके वो अपने बहन के साथ संयुक्त शासन करने का, ठीक है, उद्यम शुरू किया। संयुक्त शासन करने का उन्होंने प्रयास, मतलब एक प्रकार से काम करना शुरू किया। इसकी सूचना फैंगची से भी हमको प्राप्त हो रही है। तो किसके सहायता से? अवलोकितेश्वर से। इसके पश्चात, ठीक है, तो ये तो आपके एक फ्रेमिंग हुआ, फ्रेमवर्क हुआ, दैट मे बी यूज्ड एज द फ्रेमवर्क ऑफ द कोरोनेशन ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के राजारोहण के ये पहले घटना है। हर्षवर्धन का राजारोहण होता है, गद्दी बैठते हैं और फिर वहाँ से पहुँच जाते हैं कन्नौज तक की गद्दी पे, अपनी बहन के साथ शासन करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक फ्रेमिंग हुआ। अब आते हैं, अगर हम इनके कैंपेन्स की बात करें तो इनके कैंपेन्स के बारे में जो हमारे पास महत्वपूर्ण सूचना मिलती है वह हमारे पास बाणभट्ट से मिलती है। और उसके बाद कुछ हमको मिलता है जो आधुनिक इतिहासकार हैं, ठीक है, जैसे श्रीकांत शास्त्री हैं, उनके शोधों से मिलता है। और कुछ जानकारी हमको एहोल अभिलेख से मिलता है और कुछ जानकारी हमको वेनसांग से मिलता है। इसमें अगर देखें तो हर्षवर्धन को पुंडवर्धन बंगाल, ठीक है, पुंडवर्धन की विजय का श्रेय दिया गया। इसी तरह हर्षवर्धन को ह नामक राजा की उपलब्धियों, जो मैंने चर्चा किया था आर्यमंजूष के मूलकट में, जिसे गणपत शास्त्री ने कंपोज किया था, उसके आधार पे ह नामक राजा के जो
इसमें साक्ष्य मिलते हैं, जो इसकी उपलब्धियों की चर्चा मिलती है, उससे पता चलता है उसने पुण्यवर्धन आदि क्षेत्रों पर अधिकार किया। साथ ही साथ उसने शशांक को पराजित किया, लेकिन शशांक को पराजित करने का पूरी तरह से हमारे पास कोई स्पष्ट उदाहरण, कोई स्पष्ट हमारे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि हर्षवर्धन ने बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित के पूरे होने तक उनको पराजित नहीं किया था, और ऐसा लगता है कि शशांक के जीवन काल में पूरी तरह से गौड़ों को नहीं पराजित कर पाए, बल्कि उनके मृत्यु के बाद ही पराजित कर पाए होंगे। लेकिन भेनसांग कहता है, भेनसांग ने उल्लेख किया पंच भारत की विजय की, जिसमें मुख्यतः ज़्यादातर इतिहासकार पंजाब को, कन्नौज को, बंगाल को, मिथिला को और उड़ीसा को मानते हैं। ठीक है, तो इनको जिसको कहा गया पंच भारत, तो पंच भारत के विजय का उल्लेख हमको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला वल्लभी गुजरात में स्थित है। वल्लभी जो बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यहाँ पे बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। वल्लभी से सर्वाधिक मात्रा में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते थे। तो वल्लभी का शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय, इनके विजय का उल्लेख मिलता है, और कहा जाता है कि वल्लभी के शासक ध्रुवसेन जो थे वहाँ से भाग गए, और वे भाग के पहुँच गए एक वहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक के सामंत थे, जिनका नाम था दत्त द्वितीय, उनके यहाँ शरण लिया। इसी के कारण दोनों में दुश्मनी हो गई, और पुलकेशिन और हर्ष के बीच में जो इमिटी आई, जो राइवलरी हुई, इसका बैकग्राउंड मूलतः यही था। ठीक, आगे चलते हैं। इसके पश्चात उन्होंने अपना पूर्वी भारत की दूसरी अभियान किया। ठीक है, और दूसरी अभियान में उससे फिर बंगाल को, उड़ीसा को, मगध को, पोंगोद मतलब गंजाम को, ठीक है, आदि को जीत लिया, जिसकी साक्ष्य हमको कुछ मिला है। आपको कहाँ से? मातवालिन से भी मिलता है। इसके बाद यहाँ पे एक है श्रीकांत शास्त्री जी हैं इतिहासकार, उन्होंने एक साउथ में गद्दे मन्ने से जो अभिलेख मिला है, उसके अभिलेख पे इनको कहा कुंतल प्रदेश, चोल और कांची तक की विजय का इनको श्रेय दे दिया। और हर्षचरित में अगर जाएं तो हर्षचरित में हिमाच्छादित प्रदेशों को, मतलब हिम से घिरे हुए प्रदेशों तक विजय का उल्लेख मिलता है, जिसके आधार पर लोग हिमालय के आसपास नेपाल तक की विजय का श्रेय इनको दे देते हैं। तो हमको नेपाल और कश्मीर की विजय और असम की विजय का भी उल्लेख हमको मिल जाता है। इसमें से अगर हम देखते हैं, कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से बुद्ध का दांत मांगा था, जो नहीं दे रहे थे, इसीलिए वहाँ के उस दांत को लेने के वो बॉर्डर तक पहुँच गए और बाद में वहाँ पे उसको प्राप्त कर लिया, जीत लिया। ठीक है, इसी तरह असम के उल्लेख में मिलता है कि असम के शासक भास्कर वर्मन, जिनके दरबार में भेनसांग गए थे, भेनसांग को जब वे वापस बुलाए तो इन्होंने कहा कि भेनसांग के बदले आप हमारा सर ले लीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, अपना सर ही दे दीजिए। तो कहा जाता है कि उससे नाराज होने के बाद तुरंत क्या किए, भास्कर वर्मन भेनसांग को लेकर उनके दरबार में उपस्थित हुए। भास्कर वर्मन जो है उनके कंटेम्प्रेरी रूलर थे, और इन्होंने और ध्रुवसेन भट्ट ने, इन दोनों लोगों ने प्रयाग की महामोच परिषद और कन्नौज की धार्मिक सभा दोनों में भाग लिया था। और भास्कर वर्मन को कलिंग का स्वामी भी कहता है। इनको कलिंग का स्वामी कहते हैं, और इनका जो वंश है इसे कहते हैं नरक वंश। भास्कर वर्मन कामरूप के थे, कामरूप मतलब असम, असम का एक नाम है प्रागज्योतिषपुर, कामरूप और असम उसका एक नाम है। ठीक है, इसके बाद एक सबसे ज़्यादा जो विवादित रहा है वह है दैट वाज द वार दैट टुक प्लेस बिटवीन हर्ष एंड पुलकेशिन। ठीक है, तो हर्ष और पुलकेशिन का जो युद्ध हुआ है, इस संदर्भ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे हर्ष और पुलकेशिन युद्ध के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि हर्ष और पुलकेशिन का जो युद्ध हुआ, ठीक है, यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पे हुआ, और बाद में यह युद्ध जो था अनिर्णित रहा, और दोनों के बीच की जो सीमा थी वो नर्मदा नदी को मान लिया गया। लेकिन अगर जो रीजनल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री है, जो रीजनल अप्रोच ऑफ हिस्ट्री है, उसको देखें, जो क्षेत्रवादी दृष्टिकोण से इतिहास लिखा गया, उसमें ज़्यादातर दक्षिण भारत के इतिहासकार यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि इस युद्ध में, इस अभियान में हर्षवर्धन पराजित हुआ, जबकि वहीं ऑन द अदर हैंड साउथ इंडियन हिस्टोरियंस ट्राइज टू एस्टेब्लिश दैट हर्षवर्धन वाज not defeated by Pulkesin, but only his campaign was restricted, was stopped. He Pulkesin became able to establish the campaign of हर्षवर्धन। वो कहते हैं केवल हर्षवर्धन के अभियान को रोक दिया गया। जैसे कि इसके पक्ष में क्या कहा गया,
वेन्सांग कहता है, वेन्सांग ने कहा कि पंच भारत को जीतने के बाद, वेन्सांग कहता है कि पंच भारत को जीतने के बाद शिलादित्य ने, शिलादित्य मतलब दैट वाज द टाइटल ऑफ हर्षवर्धन, कहते हैं पंच भारत को जीतने के बाद शिलादित्य ने मोहोलच, मोहोलच मतलब था महाराष्ट्र, मोहोलच महाराष्ट्र के शासक पे आक्रमण किया, लेकिन उसके अभियान को रोक दिया गया। तो कहीं पे भी पराजय की बात नहीं की गई। अच्छा, यहीं पे देखिए पुलकेशिन के अगर अभिलेख जाए तो एक लोहनारा अभिलेख है, उनका प्रारंभिक अभिलेख है, जिसमें उनके द्वारा पराजित शासकों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कहीं भी हर्षवर्धन का नाम नहीं है। हैदराबाद इंस्क्रिप्शन उनका अगला आता है, इस इंस्क्रिप्शन में भी उनका कहीं भी नाम नहीं मिलता है। हैदराबाद इंस्क्रिप्शन उनका 630 ईस्वी का है, इसका मतलब इसके पहले ये युद्ध नहीं हुआ है। इसके बाद उनका एहोल इसकी जो एडिक्ट है, इंस्क्रिप्शन है, दैट वाज रिटन बाय रबकीत इन 634 एडी। इसमें पहली बार हर्षवर्धन और पुलकेशिन के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब 30 तक उल्लेख नहीं मिलता है, 34 में मिलता है। तो निश्चित तौर से यह युद्ध जो था वह 630 से 634 के बीच कभी हुआ होगा। एक कंसेप्ट। दूसरा देखिए, इस युद्ध में कहा गया है, कहता है रविकृत ने लिखा कि अपरिमित विभूति स्फीति सामंत सेना और आगे कहता है मुकुट मण मयूरा कांत पादा रविंदे, और अंतिम लाइन कहता है कि भय विगलित हर्षो ये ने चाकार हर्ष। वो कहता है कि अपरिमित विभूतियों और सामंतों की बड़ी विशाल सेना लेकर गज सेना के मक से साथ ठीक है सकलोत्तर पथेश्वर ने हर्षवर्धन ने आक्रमण किया, लेकिन फिर आगे कहता है भय विगलित हर्षो ये न चाकार हर्ष, कहता है लेकिन युद्ध में हर्ष का सारा हर्ष गायब हो गया। ठीक है, केवल यही बात करके छोड़ देता है। अब इन्हीं बातों को जो आगे चल के जो इंटरप्रेट किया गया इतिहासकारों द्वारा, तो साउथ वालों ने उसकी पराजय की बात कर लिया, उत्तर भारत वालों ने उस अभियान को रोकने की बात कर लिया। लेकिन निश्चित तौर से अगर हर्षवर्धन पूरी तरह पराजित हुए होते तो इसका उल्लेख निश्चित तौर से कहीं कहीं किया गया होता। ये जो फिगरेटिव वर्ड्स में है, जो एक हाइपरबोलिज्म एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग है, वह उस चीज़ का तो कम से कम न प्रयोग होता। अगर होता भी तब भी कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से हर्षवर्धन जैसे महान राजा को अगर पराजित किया गया होता तो इसका स्पष्ट शब्दों में रविकृत उल्लेख करते हैं। तो कमोबेश वर्तमान ज्ञान की सीमा तक हम मान सकते हैं कि दोनों के बीच में जो अभियान हुआ, जो युद्ध हुआ, वह वास्तव में अनिर्णित रहा। ठीक है, दैट वाज जस्ट द ड्रा मैच। इसमें उसके अभियान को जो सीमा थी दोनों के बीच की, नर्मदा नदी मान ली गई। ठीक है, तो एक प्रकार से इन दोनों के बीच के जो युद्ध का हम ये अनिर्णित मान सकते हैं, और क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है जिसमें कहा भी जा सके कि दोनों में से वास्तव में एग्जैक्टली क्या हुआ था ओवरऑल। तो हम एक महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अगला देखिए, तो हमने कहा कि यह हर्षवर्धन ने बहुत सारे युद्ध किए, विजय किए, इन सब के माध्यम से एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया। इसीलिए कुछ इतिहासकार जो हैं, इनको हर्षवर्धन को उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक मानते हैं। तो उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू शासक मानते हैं, प्राचीन भारत में हिंदू शासक मानते हैं। और वहीं पे ठीक है, वहीं पे इतिहासकार रायचौधरी और रॉलिंसन और रायचौधरी हर्षवर्धन की तुलना, हर्षवर्धन को कहते हैं कि हर्षवर्धन में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का सम्मिश्रण था। अब यहाँ पे मैटर ये होता है, अगर दोनों के गुणों का सम्मिश्रण मान लिया जाए कि दोनों की बातें समाहित थी, ये इन लोगों ने माना कि हर्षवर्धन ने समुद्रगुप्त की तरह एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, और दूसरी तरफ इसने अशोक की तरह बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। एक संयोजनवादी शासक था, एक सर्वधर्म संभावी शासक था, एक उदार शासक था, बेनेवलेंट शासक था, मॉडरेट शासक था। ठीक है, धर्म सहिष्णु शासक था। तो बहुत सारी बातें की गई। लेकिन अगर इसको वास्तव में अगर सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें, गहराई से विचार करें, तो हर्षवर्धन में हम पाते हैं कि हर्षवर्धन में भले ही आक्रामक नीति थी, हर्षवर्धन ने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, हर्षवर्धन ने बहुत सारे युद्ध भी किए, लेकिन वास्तव में हर्षवर्धन समुद्रगुप्त के जैसा आक्रामक शासक नहीं था, न तो इतने बड़े साम्राज्य को बना पाया। उत्तर भारत को निश्चित तौर से हर्षवर्धन ने गुप्तों के पतन के बाद उसको एक प्रकार से उसका पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करने का प्रयास किया, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन करने का प्रयास किया, और काफ़ी हद तक इस प्रयास में सफल भी रहा। लेकिन ये गुप्तों की तरह या समुद्रगुप्त की तरह एक बड़ा साम्राज्य नहीं स्थापित कर पाया। दूसरी तरफ समुद्रगुप्त को समस्त विजयी कहा गया, भारतीय नेपोलियन कहा गया, सभी राजाओं को पराजित करने वाला कहा गया। समुद्रगुप्त एक महान राजा था, वो कभी भी जीवन पर्यंत किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। जबकि
हर्षवर्धन, एक तो हर्षवर्धन शशांक के खिलाफ, बंगाल के खिलाफ, गौड़ शासकों के खिलाफ कोई तरह सफल प्रयाग में नहीं दिखाई दिए। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई ऑथेंटिक सोर्स इसके लिए नहीं है। दूसरी बात, पुलकेशिन के साथ भी विजय में वो पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो और न तो इतने बड़े साम्राज्य को वे रख पाए या साम्राज्य को बना पाए, और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भी साम्राज्य उनका बहुत जल्दी समाप्त हो गया। तो ओवरऑल हर्षवर्धन में समुद्रगुप्त जैसी आक्रामकता नहीं मिलती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, समुद्रगुप्त में अशोक के गुणों को देखें, तो अशोक के गुणों वाला भी जो कंसेप्ट है वो सही नहीं है। वास्तव में अशोक क्या थे? अशोक में अत्यधिक उदारता थी। अशोक में बौद्ध धर्म के प्रति अनन्य भक्ति थी। अशोक ने पूरे सिस्टम को, पूरे राजकीय शासन प्रशासन को, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को, पूरे ब्यूरोक्रेसी को बौद्ध धर्म के विकास में लगा दिया। जबकि वास्तव में वह चीज़ जो है हमको हर्षवर्धन नहीं दिखाई देती है। हर्षवर्धन में वह अनन्य भक्ति और समर्पण भी नहीं था बौद्ध धर्म के प्रति, जैसा कि अशोक में था। जैसे देखिए, जब कन्नौज की धार्मिक सभा हुई, तो कन्नौज की धार्मिक सभा में हर्षवर्धन ने कहा कि भेनसांग के बोल और वचन मेरे बोल और वचन माने जाएंगे, और भेनसांग के विरुद्ध बोलने वाले की जिह्वा काट ली जाएगी। ठीक है, यह कहा। इसी तरह इन्होंने 500 ब्राह्मणों को देश निकाला कर दिया। तो बहुत सारी कहीं कहीं देखा गया कि हर्षवर्धन में आक्रामकता ज़्यादा दिखी, मतलब धर्म के प्रति। हर्षवर्धन में उदारता और अनन्य भक्ति वह नहीं रही जैसा कि अशोक में रही। साथ ही साथ हर्षवर्धन ने राजकीय भय के माध्यम से भी अपनी बातों को मनवाने का प्रयास किया। तो हमको एक प्रकार से दोनों में देखते हैं तो हर्षवर्धन न तो उतना ज़्यादा उसमें अनन्य भक्ति थी बौद्ध धर्म के प्रति उतना ज़्यादा, और न तो उतनी ज़्यादा आक्रामकता थी जैसा समुद्रगुप्त में थी। लेकिन अब चूंकि तुलना दो व्यक्तियों का कभी हो नहीं सकता है, इस दृष्टिकोण से अगर सैद्धांतिक दृष्टिकोण को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो निश्चित तौर से हम पाते हैं अगर व्यवहारिक और भावनात्मक रूप से समझा जाए तो भले ही कम या ज़्यादा हर्षवर्धन में दोनों गुणों का सम्मिश्रण माना जा सकता है, क्योंकि अनुपातिक दृष्टिकोण से कोई भी दो वस्तु या व्यक्ति समान नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी व्यवहारिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से हर्षवर्धन में एक आक्रामकता भी रही, साम्राज्य विस्तार भी किया, और एक बौद्ध धर्म के प्रति संरक्षण भी रही, उदार नीति भी रही, और उसने शासन प्रशासन को एक प्रकार से सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करने का भी पूरी तरह से प्रयास किया। और आगे आते हैं। अब आते हैं अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात करें तो हमने कहा हर्षवर्धन के समय सबसे बड़ी घटना थी, एक जो थी कन्नौज की धार्मिक सभा, जिसके जो 643 में हुई, जिसमें 18 देश के राजाओं ने भाग लिया। ये कहा जाता है कि इसमें भास्कर वर्मन, ध्रुवसेन भट्ट आदि लोगों ने भाग लिया। इसे कभी कभी 5वीं बौद्ध संगति भी कहा जाता है, जिसमें जिसके हेड थे, जो निर्णायक थे, वो कौन थे? वे आपके थे भेनसांग, जिसकी अभी हमने चर्चा भी किया था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना जो है वह आपका है प्रयाग की महामोच परिषद, जो प्रति 5वें वर्ष होती थी। और इसमें जब हुआ था, जिस समय भेनसांग इसमें भाग लेता है, वह क्रम में 6वें नंबर होता है। दिस वाज द सिक्स्थ इन नंबर इन विच भेनसांग पार्टिसिपेटेड। तो यहाँ पे उल्लेख मिलता है। इसमें यह 75 दिन तक चला। इसमें दान दक्षिणा काम 75 दिन तक चला। इसमें कई देशों के राजाओं ने भाग लिया। और उसके बाद इसमें पहले दिन बुद्ध की पूजा हुई, दूसरे दिन सूर्य की पूजा हुई, और तीसरे दिन इसमें भगवान शिव की पूजा हुई, जो एक प्रकार से उदार नीति, धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी व्यक्त करता है। इसमें शासक ने पूरा जब सबका दान दे देते थे, तो दान देने के बाद अपनी बहन राजश्री के से वे एक वस्त्र उधार लेके पहन के जाते थे, मतलब पूरा दान दे देते थे। इसी दान के कारण ही इनको भारतीय हातिम कहा गया है। ठीक है, भारतीय हातिम कहा गया। कुछ लोग कहे कि अगर हर्षवर्धन पूरा दान दे देते थे तो फिर साम्राज्य कैसे चलता था, लेकिन बाद में बहुत सारे रिसर्चेस हुए, उन लोगों ने कहा कि हर्षवर्धन जब ये सब कुछ दान दे देते थे, उसके बाद क्या होता था, जो कई देश के राजा यहाँ पे आते थे, राजा महाराजा बहुत सारे सामंत आते थे, वे लोग कर उपहार बहुत सारी चीज़ लेके आते थे, जिससे फिर से साम्राज्य भर जाता था। ठीक है, राजकोष भर जाता था। तो एक प्रकार से यह एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये लगातार चलता रहता था। ठीक है, एक इसी तरह हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी स्थापित किया। एक डिप्लोमेटिक शासक था जिसने चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्थापित किया। इसके दरबार में चीन के शासक ताइसुंग ने और लियांग होई किंग को भेजा था। इसके बाद दूसरा राजदूत आया था आपके ली इपियाओ, इसके साथ एक और यात्री आया था जिसका नाम है वांग वेंसी। ठीक, इसी तरह उसने दान उपहार बहुत सारा दिया।
इसने बौद्ध विद्वान जिनसेन को, ठीक है, 80 गांव दान में दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के परिचालन के लिए इसने 100 गांव दान में दिया। यद्यपि कहा था जिनसेन ने मना कर दिया था। और साथ ही साथ हर्षवर्धन ने मयूर नामक शासक को, जिसने मयूर शतक लिखा, मतंग दिवाकर नामक, शासक नहीं बल्कि लिटरेरी पर्सन है, साहित्यकार है मयूर, जिन्होंने मयूर शतक लिखा। मतंग दिवाकर ये भी लिटरेरी पर्सन थे। इन सबको संरक्षण दिया। इसने कई स्तूप बनवाए, विहार बनवाए, टेम्पल बनवाए, जिसमें मुंडेश्वरी मंदिर, राम लक्ष्मण मंदिर और कन्नौज का संघाराम, यह महत्वपूर्ण है, जो हर्षवर्धन के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बनवाए गए। तो इन सब उल्लेखों से हमको पता चलता है कि हर्षवर्धन न केवल एक महान साम्राज्य निर्माता, न केवल एक महान शासक, कुशल प्रशासक था, बल्कि वह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व्यक्तित्व का व्यक्ति था। वह एक महत्वपूर्ण धर्म सहिष्णु शासक था, एक उदार शासक था। निश्चित तौर से गुप्तों के पतन के पश्चात उत्तर भारत को राजनीतिक एकीकरण करने में, उत्तर भारत में एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन करने के लिए, एक कल्चरल हार्मोनी स्थापित करने के लिए इसने जो प्रयास किया, वही प्रयास उसको एक महान शासक के रूप में स्थापित करते हैं। वास्तव में गुप्तों के पश्चात हर्षवर्धन एक महान शासक था। निश्चित तौर से प्राचीन हिंदू शासकों में वह एक महत्वपूर्ण स्थान का पूरी तरह से हकदार था। वह एक महान व्यक्तित्व, एक महान शासक, एक महान साम्राज्य निर्माता था। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।